हेलो, माय नेम इज अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम शुरू कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज को, जहां पर मैं लेके आया हूं जनवरी 2025 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था। आज हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि भाई क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन आज हम डील करेंगे सिर्फ 50 क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि 100 क्वेश्चन को करते करते यार वीडियो बहुत लेंथी हो जाती, मैं भी इधर थक जाता। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना 50 क्वेश्चन के साथ पहले काम करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ 50 क्वेश्चन में प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। और ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है आपकी तैयारी को लगातार चेक करते रहने के लिए। सो आई थॉट कि भाई एक पीवाईक्यू सीरीज तो बनती है, अगर आप लोग इस पर अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो आपके हाथ में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, इरादे नाउ वाज द क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो राइटर्स दिए, राइटर का वर्क दिया है, इसमें से कौन है जिसका वर्क आपस में सही से करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। तो इरादे, द हंट एंड द अदर पोएम्स, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने लिखा है। देन मार्गरेट चैटर्जी, इंडियन लिटरेचर का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ताप्ती मुखर्जी, द गोल्डन रोड टू समरकंद, एंड तिलोत्तमा रंजन, पोएम्स ऑफ गोविंदगराज। तो तिलोत्तमा रंजन, द पोएम्स ऑफ गोविंदगराज, ये एक रॉन्ग है भाई साहब, ये गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है कि हाँ, इनका वर्क जो है राइटली मैच नहीं हो रहा है उसके साथ। एंड पोएम्स ऑफ गोविंदगराज इज एक्चुअली रिटन बाय राम गणेश। ओके, राम गणेश करके एक राइटर है, उनके थ्रू इस वर्क को लिखा गया है। तो इस बार हमने देखा, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया कि अगस्त वाले पेपर में भी आपको इंडियन लिटरेचर भर भर के मिला था। यहां पहले क्वेश्चन से शुरुआत होगी इंडियन लिटरेचर से। तो ब्रिटिश लिटरेचर के बाद अगर कोई पोर्शन आपको बहुत अच्छे से कवर करना है तो इंडियन लिटरेचर को कवर करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, समझते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप। अब मैंने आपको बताया था भाई साहब, ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ने का सही तरीका मैंने आपको बताया था कि कैसे पढ़ा जाता है। कुछ एजेस, यानी कि रेस्टोरेशन से लेके पोस्ट मॉडर्न एज तक सबसे इंपॉर्टेंट एजेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एजेस से वहां से राइटर्स के बारे में पूछा जाता है लगातार, और उससे ऊपर वाली एजेस में अगर आप कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जहां से थोड़े कम क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप क्या करिए, उन एजेस को पढ़ लीजिए, उनका पॉलिटिकल सिनेरियो पढ़ लीजिए और लिटरेरी मूवमेंट्स को पढ़ लीजिए। तो स्वागत है आपका, लिटरेरी मूवमेंट्स का ये क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको। तो ये कह रहा है कि भाई ब्लूम्सबरी ग्रुप में, और मैंने बताया था ना यार, इतना ईजी होता है ना इन क्वेश्चंस के साथ टैकल करना, इन क्वेश्चन के साथ डील करना, क्योंकि आती बहुत आसान तरीके हैं। ब्लूम्सबरी ग्रुप, ये जो मूवमेंट है, इसमें कौन सा इनमें से मेंबर नहीं है, बस ये क्वेश्चन है, इतना आसान सा है। अदरवाइज क्या होता, कौन सा इसका मेंबर है, इतने सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये फ्री के नंबर हैं, अगर आप लिटरेरी मूवमेंट्स को पढ़ते हुए चले जाते हो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, सबसे अच्छी बात ये भी है। चलिए देखते हैं क्या है। वर्जीनिया वुल्फ तो उसकी मेंबर थी। देन E.M. फॉस्टर, लेटन स्ट्रेची, तो ये तो सब उसके मेंबर थे। बट W.B. Yeats इस ग्रुप के मेंबर नहीं थे, वो यार आयरिश राइटर थे, आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट के मेंबर थे। ये हमें अच्छे समझ में आता है। आई होप ये फ्री का क्वेश्चन था, एकदम इजी आसान। अगर आपने लिटरेरी मूवमेंट्स को पढ़ रखा है तो एकदम हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। देखिए, इंडियन लिटरेचर दोबारा से आपको देखने को मिलेगा। तो इंडियन लिटरेचर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, 20 क्वेश्चंस आए हैं इस वाले क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, इंडियन लिटरेचर से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे लगातार। इसमें हमसे पूछ रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहले तो आप सारे वर्क्स देखिए, कुली, द बिग हार्ट, द विलेज, टू लीव्स एंड अ बर्ड एंड सेवन समर्स। किसके वर्क्स, कुछ पहचान में आ रहा होगा। कुली आपको एक वर्क जरूर ध्यान में आ रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद द विलेज करके एक वर्क ध्यान में आ रहा होगा। देन टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये वर्क्स हैं मुल्कराज आनंद के। द अनटचेबल, अगर आपके दिमाग में नहीं आया हो अभी भी, तो अनटचेबल करके वर्क है, बहुत फेमस वर्क है। मुल्कराज आनंद का मतलब अनटचेबल, अनटचेबल का मतलब मुल्कराज आनंद, इस तरह से। ठीक है, तो ये मुल्कराज आनंद साहब के वर्क्स हैं। अब इन वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते पे बच्चे इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, नहीं हो पाते। ये वाले क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा बड़ा स्ट्रगल लगते हैं। इन वाले क्वेश्चंस के साथ क्या किया जा सकता है, क्रोनोलॉजिकल, जैसे ही आपको क्रोनोलॉजिकल कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो एक रजिस्टर बना लो यार बैठ के, उसका नाम रखो क्रोनोलॉजिकल रजिस्टर, क्रोनोलॉजी वाला रजिस्टर। बेसिकली बात से जब भी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आए, आप उनको उसमें नोट डाउन करते हुए चलो। फिर आप जब देखोगे, जब आप 1 महीने तक ये काम कर लोगे ना बैठ के, तब आप देखोगे कि अच्छा, मेरे पास कुछ ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस भी हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्रोनोलॉजी वाली क्वेश्चन के साथ मुझे क्या डील करना है, किस तरह से डील करना है उन क्वेश्चन के साथ। फिलहाल अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सारे मुल्कराज आनंद के वर्क हैं, और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मुल्कराज आनंद के वर्क से उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दीजिए। तो सिंपल सा आंसर है भाई, सबसे पहले द कुली एंड देन टू लीव्स एंड अ बर्ड। तो पहले ऑप्शंस देखते चलते हैं। DCBAB नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, A कुली, यस डन। नाउ मूव टुवर्ड्स D is two leaves and a bird, जो मैं कह रहा था आपसे। एंड ऑप्शन नंबर C द विलेज। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 है वो उसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है।
अगर आपने मुल्कराज आनंद के वर्क्स की लिस्ट बना रखी है ना, तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही इजीली हो जाएगा, कोई इसमें बड़ी इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था यार। आपको लग रहा हो क्रोनोलॉजी पूछ लिए तो कुछ शायद डिफिकल्ट सा हो, पर इंडियन लिटरेचर में मुल्कराज आनंद को नहीं पढ़ कर गए तो यार फिर क्या पढ़ कर गए इंडियन लिटरेचर में, और उनके वर्क्स को, उनकी लिस्ट तो हमको सबको पढ़नी ही पढ़नी है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस को पूछ रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच इन इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज टीचिंग इज अपोजिशन टू द। भाई ये रिसर्च वाला लैंग्वेज एंड पेडागोजी वाले क्वेश्चंस, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब इन वाले क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गई है, इस तरह के क्वेश्चंस हमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए क्या कह रहा है हमसे, FCA फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच, जो हमारे पास FCA है, यहां लिख देता हूं मैं, FCA फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो टीचिंग इज एन अपोजिशन टू द, वो किसके अपोजिट, हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, तो ये जो FCA है वो किसका अपोजिट है, इसमें किसका अपोजिट है ऑप्शंस में। पहले तो FCA क्या होता है ये समझ लेते हैं। भाई FCA का मतलब है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस तरह से मैं सिंपल भाषा में आपसे बात कर रहा हूं, और भाई क्या हालचाल, सब बढ़िया, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं, और इसमें कोई भी रूल नहीं है। जैसे मैं बोलूं सेब खाऊंगा मम्मी मैं, तो ये मैंने सिंपल सी कोई बात करी है। जो कम्युनिकेशन को जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन सिखाया जाना, कम्युनिकेशन की लर्निंग, कम्युनिकेशन की टीचिंग, उसको हम बोलते हैं FCA फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है, वो किसके अपोजिट है, स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है, स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है जिसमें हम रूल्स के बारे में बात करते हैं कि सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, वर्ब यहां पे आएगी, ING यहां पे लगेगा, वो होता है स्ट्रक्चरल। और फंक्शनल क्या होता है, फंक्शनल होता है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला सेब खाऊंगा मम्मी मैं, तो इसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट कहीं भी जा रहा है, सब्जेक्ट कहीं भी जा रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, वर्ब आए सब आगे पीछे है, तो ये हो गया FCA। और स्ट्रक्चरल बिल्कुल उसके अपोजिट क्या है, रूल्स वाला क्या है, स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो फंक्शनल का अपोजिट है स्ट्रक्चरल। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लैंग्वेज पेडागोजी और रिसर्च वाले, इसे हमको डर तो बहुत ज्यादा लगता है कि यार पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, पर बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। एक्चुअल में उनसे बहुत डीप नहीं पूछता है नेट। ठीक है, और अगर आप उसको पढ़ के जाते हो, उस पर ध्यान लगा के जाते हो, उस पर टाइम देकर जाते हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इन रिसेंट टाइम में देखने को जरूर मिल रहे हैं। ऐसे मैं इस वाले पेपर में बात करूं तो आई थिंक रिसर्च और पेडागोजी को दोनों को मिला के देखूं तो कम से कम 8 to 9 क्वेश्चंस वहां से बने हैं। तो देखते हुए चलिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द रिसर्च प्रोसेस। नाम लिया और रिसर्च का क्वेश्चन हाजिर हो गया, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पेपर 1 में हम रिसर्च वाला पोर्शन पूरा पढ़ते हैं, तो वहीं से आप इसकी समझ लीजिए आसानी से। देखिए द रिसर्च वाला क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग करते हुए अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स। इन स्टेप्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दीजिए कि भैया इस सीक्वेंस में लगाइए कि जब आप किसी भी रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं टॉपिक में। द चॉइस ऑफ रिसर्च टॉपिक और थीम, तो क्या करते हैं हम, रिसर्च किस टॉपिक पे मैं रिसर्च करने जा रहा हूं इसकी चॉइस करते हैं। सही बात है, पहला ऑप्शन तो मेरे पास आ गया, बिल्कुल ठीक है। मुझे यही नहीं पता मैं किस टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहा हूं, मैं कैसे रिसर्च कर लूंगा, पहले मुझे ये पता करना है कि मैं किस टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहा हूं। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में भी ए ऑप्शन है, सेकंड में भी ए ऑप्शन है, थर्ड में, यानी कि थर्ड वाले में ए ऑप्शन नहीं है, तो ये तो हो गया कट। ठीक है, अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं डेटा कलेक्शन की। मैंने रिसर्च का टॉपिक चूज किया, उसके बाद क्या मैं डेटा कलेक्ट करने लगूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ए के बाद अगर किसी में बी दिखाई दे रहा है तो हम उसको भी कट कर देंगे, यानी कि इसके अंदर हमें बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी ऑप्शन कट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, अभी तक मैं ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 1 को कट कर चुका हूं। तो डेटा कलेक्शन नहीं करते हैं, बस पहले टॉपिक चूज करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, तो क्या जो डेटा है मेरे पास, क्या मैं उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन समझना शुरू कर दूंगा? नहीं, अभी तो नहीं समझूंगा, मैंने डेटा ही कलेक्ट नहीं किया, मैंने बस अभी टॉपिक को सर्च किया ठीक से। तो अगर ऑप्शन में ए के बाद सी दिखाई दे रहा है आपको, तो वो भी गलत है। देखो ए के बाद सी हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये बचा है और एक ऑप्शन ये बचा है, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। उसके हिसाब से देखते हैं, ए के बाद बी और उसके बाद सी, यानी कि देखो इसमें भी हमसे ये कह रहा है कि द चॉइस वाला ले लो, डेटा कलेक्शन ले लो, एनालिसिस ले लो, ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो भी गलत हो गया है। अब हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचा है ADEBC, यही हमारे पास राइट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन तो कोई बचे नहीं, यही हमारे पास राइट आंसर है। देखिए जरा अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या हमारा राइट आंसर बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। ठीक है, समझ लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखिए ADEBC, तो ए सबसे पहले हम रिसर्च के टॉपिक को चूज करते हैं, ठीक है। फिर डी, ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, फिर रिसर्च की प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं, ढूंढते क्या प्रॉब्लम है इस रिसर्च में, मतलब क्या प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ई वाले पोर्शन को हम देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड
ऑपरेशनलाइजेशन, कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं चीजों को बैठ के, फिर उसके बाद हम ADE के बारे में बात करें तो डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट के बाद डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। तो वी गॉट आवर आंसर। मुझे पता भी नहीं था यार कैसे करा जा सकता है, क्या करा जा सकता है, बट मैंने क्या किया, बस मैं देखता गया किस ऑप्शन में क्या क्या चीज दे रखी है, उसके हिसाब से कॉम्प्रीहेंड किया, उस चीज को समझा, इंटरप्रेट किया और फिर राइट आंसर को पा लिया। तो ये आप जरूर देखते हुए चलिए, निगलेक्ट करते हुए चलिए, ये एक बढ़िया तरीका रहता है पढ़ने का, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करेंगे विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ रिवेंज ट्रेजेडी। सनिका का नाम याद आ जाता है मुझे जब भी रिवेंज ट्रेजेडी की बात करता हूं, आपको भी याद आना चाहिए। फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो वर्क्स हैं इनमें से ऐसा कौन सा वर्क है जो रिवेंज ट्रेजेडी की कैटेगरी में फॉल नहीं होता है, हमें ये समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं द स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी के लिए जाने जाते हैं भाई साहब थॉमस किड, ठीक है। तो थॉमस किड तो पूरा ब्लडशेड लिखते थे, तो ये वक्त तो है नहीं, ये वक्त तो दिस वर्क इज नोन एज, ये वक्त तो खुद अपने आप में रिवेंज ट्रेजेडी है, तो नहीं, ये तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। द ज्यू ऑफ माल्टा, क्रिस्टोफर मार्लोव, ये भी रिवेंज ट्रेजेडी है। हेमलेट के बारे में तो भाई पता ही है कि रिवेंज के पीछे तो वो दीवाना हुआ पड़ा है, रिवेंज उसे लेना है लेना 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 है, पर रिवेंज ले ही नहीं पाता है और एंड में जाके कहीं रिवेंज ले पाता है, ठीक है। तो हेमलेट भी नहीं। अब सिम्बलिन, सिम्बलिन इज अ रोमांटिक ट्रेजेडी, ये रोमांटिक ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है, इट्स अ रोमांटिक ट्रेजेडी, ओके। एंड इट इज ऑल्सो रिटन बाय, जैसे हमारे पास देखा ना हमने हेमलेट यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, हेमलेट इज एक्चुअली रिटन बाय शेक्सपियर, देन सिम्बलिन इज आल्सो रिटन बाय शेक्सपियर, तो सिम्बलिन इज द करेक्ट आंसर, रोमांटिक ट्रेजेडी। आई होप यू गॉट द आंसर। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, अगर आप सही अप्रोच के साथ को सॉल्व करना शुरू करोगे ना तो आपको आसान क्वेश्चंस लगेंगे। और अगर आप उसमें, क्योंकि एग्जाम टाइम, एग्जाम का भी एक माहौल होता है ना, एग्जाम में आप बैठे होते हो तो नर्वस हो जाते हो और फिर आपको लगता है कहीं ये कहीं ये कहीं ये, अगर सही से ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करना आता है देन यू विल हैव योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, मैच द कॉलम्स, हमें मैचिंग करनी है यहाँ पे। अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं नेट में, इस तरह के क्वेश्चंस मुझे लगता है सबसे इजी पोर्शन मैचिंग वाला पोर्शन होता है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कोई मैं ही गलत कर दूं, कहता रहा हूं मैं, लेकिन सीरियसली ऑन अ वेरी जनरल नोट कि सबसे इजी पोर्शन मैचिंग वाला ही पोर्शन होता है। देखते हैं किस तरह से। वासुदेव सोनानी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बामा उर्मिला पवार, ये नाम फैमिलियर हूं मैं इन नामों से, ठीक है। वासुदेव सोनानी का नाम मैंने नहीं सुना है, मान लेते फॉर एग्जांपल। ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम सुना है, उनका वर्क है झूठन, मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि नोन फॉर द झूठन, ऐसा वाला सीन है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का झूठन ढूंढता हूं, बी ऑप्शन का आंसर है 4, ठीक है। एक मुझे चीज मिल गई, मैं यहां लिख लेता हूं बी का है 4, कूल। उसके बाद बामा का करौकू, तो बामा इज ऑप्शन नंबर सी, एंड ऑप्शन नंबर सी का ये बामा है हमारे पास और उसका ऑप्शन है यहाँ पे करौकू। ये मुझे वक्त पता है, KARU, ठीक है। अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ चलो, तो इसका क्या है, ये है ऑप्शन नंबर 1। अब मुझे क्या करना है, इन ऑप्शंस के अंदर बस जो जो आंसर्स मुझे पता थे वो आंसर्स ढूंढ लेने हैं और मेरा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इजी से इजी तरीके, बस इजी से इजी तरीके फॉलो करने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मार्क्स लेके आने, कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना है। देखो क्या है, बी का 4 और सी का 1 कहां दिखाई दे रहा है, बी का 4 सी का 1, बी का 1 सी का 2, गलत, बी का 4 सी का 1 सेकंड वाले ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। फिर भी मैं कुछ और ऑप्शन को और टटोल के देख लेता हूं, बी का 1 सी का 2, नहीं ये भी गलत, ए का 1 बी का 2 सी का 2, जो मैंने ऑप्शंस तैयार किए हैं यहां पे वो सिर्फ मुझे ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहे हैं, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी उर्मिला पवार की, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी वासुदेव सोनानी की, मुझे बस ये पता था कि यार ओम प्रकाश वाल्मीकि का झूठन और बामा का करौकू, बस इतना मुझे पता था और आई गॉट माई करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको टैकल करना है, इस तरह से आपको चीजें समझनी है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ये हमें समझना है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि झूठन इज अ नॉवल, ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन जो है अभी हमने लास्ट में देखा, इंडियन लिटरेचर में बता रहा हूं ना, 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन आए हैं, तो 40 मार्क्स है, इसका मतलब 20 क्वेश्चन इंडियन लिटरेचर से अगर आप पक्के करके चले जाते हो ना यार, तो 40 नंबर सीधे सीधे निकल के आ जाएंगे, समझ रहे हो, इतना ज्यादा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ब्रिटिश लिटरेचर के बाद मैं आपको बताता हूं यार, ब्रिटिश लिटरेचर से कितने क्वेश्चंस आए इसमें। ब्रिटिश लिटरेचर से 21 क्वेश्चंस आए थे और इंडियन लिटरेचर से 20 क्वेश्चन आए थे, बराबर बिल्कुल, समझ रहे हो, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है, 3-4 स्टेटमेंट दे रखी है, 5 स्टेटमेंट दे रखी है, इन 5 स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है।
अगर आपको पता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की का जो वर्क है वो है झूठन, इज अ नॉवल, क्या वो एक नॉवल है? तो ये तो मुझे पता है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो वर्क है वो झूठन है, अभी भी मैंने लास्ट ऑप्शन में देखा था। पर क्या वो नॉवल है? नहीं, वो एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन मेरे पास गलत हो जाएगा। ठीक है, झूठन रिप्रेजेंट्स द दलित वाल्मीकि कम्युनिटी इन अ क्रिटिकल लाइट। ठीक है, दिखाती है भाई बहुत परेशान हो रहे हैं दलित वाल्मीकि को, तो ठीक है, बी वाला ऑप्शंस को मैं कंसीडर कर लेता हूं अभी 2 मिनट के लिए, एक बार कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, रख लेता हूं सबने पास। झूठन एन्यूमरेट्स द डिफिकल्टीज ऑफ बीइंग अ दलित इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को भी मैं रख लेता हूं, मुझे सही लग रहा है ये वाला ऑप्शन भी। अब हम बात करते हैं, झूठन वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय अरुण प्रभादास। ये क्वेश्चन भी आप देखिए, इस स्टेटमेंट को देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि झूठन जो वर्क है वो हिंदी में लिखा गया है, उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में जो लिखा गया है उसे किसने ट्रांसलेट किया है? अरुण प्रभादास। क्या इन्होंने ट्रांसलेट किया है? तो अरुण प्रभादास ने नहीं किया है, अरुण मुखर्जी। अरुण मुखर्जी ने इस वर्क को ट्रांसलेट किया है। आई होप यही आंसर, एक बार आप जरूर इसको चेक कर लीजिएगा, जितना मैं ध्यान कर पा रहा हूं अरुण मुखर्जी इज द राइट गाय जिन्होंने इस वर्क को ट्रांसलेट किया। तो ये वाला ऑप्शन भी मुझे समझ में आ गया कि ये वाला ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। जितना मैं ध्यान कर पा रहा हूं शायद अरुण मुखर्जी करके हैं जिन्होंने इस वर्क को ट्रांसलेट किया। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। झूठन क्रिटिक्स द अपर कास्ट को भी करती है। अब मैं देख लेता हूं, तीन ऑप्शन को देख लेता हूं, बी, सी और ई। अगर मुझे कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 3 बी, सी, ई मुझे मिल गया मेरा आंसर। तो बस मुझे कुछ कुछ चीजें बताती कि यार ये जो नॉवल नहीं है, ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, और ये किसने ट्रांसलेट किया? अरुण मुखर्जी ने ट्रांसलेट की है। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आती है। अरुण प्रभा मुखर्जी ऐसे करके शायद है आंसर, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट द आंसर। आपको समझ में आया होगा किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन एक बार अरुण मुखर्जी का नाम जरूर गूगल पे सर्च कर लेना, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूं उसमें। चलिए, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो व्हाट इज ट्रू अबाउट द गॉथिक नॉवल। ये जो स्टेटमेंट यहां पे दी गई है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? गॉथिक नॉवल के बारे में जो बात कर रही है बिल्कुल ठीक बात करती है। देखते हैं। इट अपीयर्ड इन 14th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर। तो गॉथिक नॉवल 14th सेंचुरी में अमेरिकन लिटरेचर में आ गई थी, ये गलत बात है भाई। कासल ऑफ ओट्रांटो, कासल ऑफ ओट्रांटो, ओट्रांटो जो भी है, कासल ऑफ ओट्रांटो वाज दैट वर्क जिसे हम गॉथिक फिक्शन माना जाता है, पहला गॉथिक फिक्शन माना जाता है। तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है। इट ऑफन यूजेस द मेडिवल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर एज सेटिंग। तो बिल्कुल ठीक बात है, मेडिवल फॉर्म ऑफ का उस टाइम का मेडिवल आर्किटेक्चर को एज अ सेटिंग की तरह दिखाया जाता है उसमें। इट्स द फॉर्म ऑफ बरोक आर्ट, बिल्कुल नहीं भाई। इट रिप्रेजेंट द स्टाइल ऑफ म्यूजिक, नहीं बिल्कुल, पेंटिंग वेंटिंग ऐसा कुछ नहीं होता। इट एम्स टू इवोकिंग चिलिंग टेरर बाय एक्सप्लोरिंग। तो ये तो होता ही है भाई, डराते तो हैं उसमें। तो ये ऑप्शन भी आपके पास ठीक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। तो ए, डी, सी, ई, बी, डी, यहाँ पे ऑप्शन जो ढक गया है वही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बी और ई इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टुवर्ड्स व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बारे में हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या चीज होती है। देखिए, द क्लोज एनालिसिस ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट इन सच अ वे एज ब्रिंग टू आउट देयर पॉलिटिकल मीनिंग। तो पॉलिटिकल मीनिंग को पाने के लिए क्लोज एनालिसिस किया जाए किसी टेक्स्ट का, कि कोई भी टेक्स्ट, मैंने कोई लव स्टोरी लिखी है लेकिन आप उसका पॉलिटिकल मीनिंग ढूंढ रहे हो, कैसे मिल जाएगा आपको उसका पॉलिटिकल मीनिंग? नहीं, ऐसा नहीं, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यह हमें समझ में आता है। अ मूवमेंट विच विश्ड टू मेक लिटरेरी क्रिटिसिज्म मोर रेलिवेंट। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। द क्लोज एनालिसिस ऑफ अ पोएम, क्लोज एनालिसिस करो एक पोएम की बैठ के विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ एनी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, जहां से कोई भी, आप बस उस पोएम में जो भी लिखा है उस पोएम में लिखे हुए टेक्स्ट को अच्छे से समझना है, और इसके अलावा बाहर से कोई भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देना है। इस पोएम में जो लिखा है मैं बस वही समझूंगा, वही पढ़ूंगा। इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जहां पे मेरा इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकता है, आपका इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकता है, किसी और का इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकता है। हर एक इंसान का अपना अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है एक वर्क को लेकर, लेकिन जरूरी यह है कि जो टेक्स्ट में लिख रहा है आप उसी को फॉलो करें, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल चीजों से माइंड अपना डाइवर्ट ना करें। तो दिस इज नोन एज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही आसान है यार। प्रैक्टिकल मतलब लिटरेरी थ्योरी में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को तो हम पढ़ते ही हैं, तो बहुत आसान ऑप्शन ये क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11। देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट बाय लिटरेरी थ्योरी। से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ये कि आउटसाइड द टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। ये जो टर्म, ये जो लाइन दी गई है वो किसके थ्रू दी गई है? तो दिस लाइन इज एक्चुअली गिवन बाय जैक्स डेरिडा।
जैक्स डेरिडा नोन फॉर द डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी, ठीक है। तो दिस आर आंसर। तो यार इसमें ऐसा कुछ बताने वाला ही नहीं है, विक्टर स्लोवेस्की, रोलांड बार्थ, ऐसा कुछ बताने वाला ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल आंसर इसका। फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं हु हैज रिटन द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन किसने वर्क लिखा है? तो इतने आसान से क्वेश्चन पे मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपने नंबर कटवा लें, बिल्कुल आप पढ़कर जाइएगा, राइटर्स को पढ़िए, उनके लाइफ वाइफ के बारे में थोड़ा बहुत देखिए, उनके वर्क्स को पढ़िए, और जब भी आप उनके वर्क्स को पढ़ रहे हैं एक लाइन बना, एक पूरा सेटअप कर लीजिए उनके सारे वर्क्स की लिस्ट को, तो आप समझ में आएगा हमको। द लाइफ डिवाइन इज अ वर्क बाय श्री औरोबिंदो। अगेन इंडियन लिटरेचर से एक और क्वेश्चन हमें देखने को मिल गया। सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द वन विच आर मैच्ड करेक्टली। उनको पहचानो जिनकी मैचिंग बिल्कुल ठीक तरह से हुई है, जो गलत है उनको कट कर दो, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, सो बारबरा क्रिश्चियन, द रेस फॉर थ्योरी, एल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉसबाय, अनहाइडिंग द हिडन। अच्छा, ओके, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर से, अमेरिकन लिटरेचर से क्वेश्चन है, ठीक है। पॉल कार्टर, नेमिंग प्लेस, ग्राहम ह्यूगन, इकोलॉजिकल इंपेरियलिज्म, थॉमस बी मैकलेव। अब देखो इसमें क्या है, इतने सारे नाम के शायद आपको पता हो ना हो, लेकिन एक जो बिल्कुल इतने फेमस आदमी है थॉमस बी मैकाउले, उनका आपको मैकाउलेज मिनट जरूर पता होना चाहिए, जहां पे ही इज आल्सो कंपेयरिंग इन दैट। भाई बहुत ही बुरी तरह से उन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ इंग्लिश जो है वो सबसे महान है, सबसे ऊपर है, यहाँ पे संस्कृत सब बेकार है। तो इस तरह से उन्होंने बोला है। तो थॉमस मैकाउले का मिनट्स आपने देख लिया, ई वाला बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, सी एंड ई। तो ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर बाकी नाम आपको नहीं पता थे तो नहीं पता होने चाहिए, हो सकता है एक बार को, लेकिन मैकाउलेज मिनट आपको जरूर पता होना चाहिए। और पेपर 1 में भी हम इसको पढ़ने को एक बार मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन करा गया है, जब हम देखते हैं कि किस तरह से इंग्लिश मतलब हमारे इंडिया की तरफ एजुकेशन कैसे आई, यूनिवर्सिटीज किस तरह से बनी, हायर एजुकेशन वाले पोर्शन में मैकाउलेज मिनट हमें देखने को मिलता है वहां भी। मैं तो बहुत खुश हुआ था जब मैंने पहली बार पढ़ा कि अरे ये तो मैंने लिटरेचर में पढ़ा है और इसी चीज को मैंने पेपर 1 में पढ़ा है। मुझे मजा आया था ये बात जान के, खुश हो गया था मैं बहुत, वाह क्या बात है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन दाउ स्टिल अनरेविश्ड। इतना स्ट्रेट क्वेश्चन, फ्री के नंबर, बिल्कुल बांट दिए नंबर, इतना आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है क्या? तो ये सब झूठ है नहीं भाई, ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। और ये पहली बात हम समझ लेते हैं, ये जो बहुत ही फेमस लाइन्स हैं, इस लाइन को देख के बड़ी खुशी हुई मुझे। दाउ स्टिल अनरेविश्ड, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ये जो लाइन है वो कहां से ली गई है? तो ओड टू अ ग्रीशियन, ओड टू अ ग्रीशियन, ये टू अ ग्रीशियन, ये ओड टू अ ग्रीशियन रिटन बाय कीट्स के थ्रू इसको लिखा गया है, ठीक है। ये हमें समझ में आता है। अब हम समझते हैं कि प्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिटोरिकल फिगर्स। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ का मतलब क्या होता है? लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस से क्वेश्चन आ चुका है। लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस इस बार मतलब इस पेपर में जब आप देखेंगे जनवरी वाले पेपर में, तो जनवरी वाले पेपर में लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस से अराउंड 9 to 8 क्वेश्चन आए थे, 8 to 9 क्वेश्चन अराउंड आए हैं। तो भाई अगर आपको अपने नंबर पक्के करने अच्छे से कि भाई मुझे तो इस बार क्रैक करना है अपना नेट, तो जरूर से लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस को मत भूलिएगा। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है लिटरेरी टर्म्स के अराउंड, 1 शॉट वीडियो है, आप चाहो तो बिल्कुल उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अपोस्ट्रोफ का मतलब मैं आपको बता रहा था। अपोस्ट्रोफ का मतलब क्या होता है? अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है भाई जैसे कोई इंसान यहां पे मौजूद नहीं है, पर मैं इस इमेजिनेशन से उससे बात कर रहा हूं जैसे वो मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर ही देगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं ऐसे बात कर रहा हूं आप लोगों से इस टाइम पे, मेरे सामने कैमरा है, मेरा फोन का कैमरा है, पर ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं मैं कैसे कितने अच्छे से बात कर रहा हूं, सामने पता नहीं कितनी सारी ऑडियंस बैठी होगी और मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूं और वो मुझसे रिस्पॉन्ड भी कर देंगे, मुझसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई क्वेरी पूछ लेंगे और मैं हाँ आगे समझ में। तो इस तरह से जैसे हम लोग भगवान से बातें करते हैं, हमें लगता है कि भगवान जैसे सामने से जवाब दे देंगे, हे भगवान बस मेरी मनोकामना पूरी कर देना, भगवान आपने ये कर दिया ना तो मैं ये कर दूंगा, जैसे सामने से आंसर आ रहा होगा। नहीं, तो ऐसी एक स्टेट जहां पर एब्सेंट है वो इंसान और आपको ऐसा लग रहा है आप उससे बात कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि वो पता नहीं कहां से आएगा और मुझे जवाब दे देगा, तो अपोस्ट्रोफ। ठीक है, ये हमें अच्छे समझ में आती है लिटरेरी टर्म्स। तो देखा मजेदार चीजें, आसान मजेदार चीजें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग रिस्पेक्टिव जॉनरा। जॉनरा इसमें हमें चेक करना है। अब एपिस्टल के बारे में आप जानते हैं, जो लेटर्स के थ्रू नॉवल चलती है उसको हम बोलते हैं एपिस्टल, तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया बिल्कुल। एपिग्राफ इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ फ्यूनरल, तो बिल्कुल एपिग्राफ ऐसा नहीं होता भाई। एपिग्राम इज अ शॉर्ट पिथी पोयम विथली, बिल्कुल ठीक है एपिग्राम्स। Epitaph is a formal statement in the beginning of a literary work. No. Epyllion is a short poem in the meter of an epic. Okay. Now,
लेट्स सी द ऑप्शंस। अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है, जो जो मुझे गलत लगा सही लगा मैंने वो अपने हिसाब से टिक कर लिया। लेट्स सी द ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस है, मुझे क्या क्या ठीक लगा है। ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई। नाउ लेट्स सी ऑप्शन नंबर ए बी सी, नहीं पहला वाला तो बिल्कुल नहीं है, गलत है। फिर बी डी ए नहीं। ऑप्शन नंबर 3 ए सी ई, जो जो मुझे ठीक लगा है बिल्कुल वैसा ही मुझे पास एक ऑप्शन मिल चुका है। सो दिस इज हाउ वी गॉट आवर करेक्ट आंसर। नाउ मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडीज दैट मैटर। अब देखो अगले वापस ऐसा क्वेश्चन आ गया। मैं कह रहा था ना मैचिंग एकदम फ्री के होते हैं, अगर आपको एक दो राइटर के भी नाम पता है ना, आप बहुत आसानी से करेक्ट कर दोगे उस चीज को। देखो जैसे मैं इसे बताता हूं, बॉडीज दैट मैटर इसका मुझे पता है। अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, लिटरेचर ऑफ देयर ओन, ठीक है, इसका मुझे पता, मुझे तो खैर वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस का भी पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको मान लो ये दो ही ऑप्शंस पता है। अब बॉडीज दैट मैटर, जूडिथ बटलर, ये ए का तो हो गया मेरे पास 2, लिख देता हूं मैं, ए का हो गया मेरे पास 2, ठीक है। फिर उसके बाद अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन के बारे में बात करें तो ये हो गया इलेन शोवाल्टर का। अब देखो ये क्वेश्चन कहां से आया, लिटरेरी थ्योरी से आया, फेमिनिज्म से क्वेश्चन आया है। तो फेमिनिज्म से, इकोफेमिनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पढ़ के जरूर जाओ भाई, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस राइज कर रहे हैं। इतना मार्क्सिज्म से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जबकि यहां से काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और डायरेक्ट मैचिंग आ गई है, ठीक है। ये तो इलेन शोवाल्टर वेरी फेमस राइटर, तो उनसे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। अ लिटरेचर इन देयर ओन, इलेन शोवाल्टर, तो ये हो गया सी का 4, सी का 4। नाउ लेट्स सी कि ए का 2 और सी का 4 इस ऑप्शन में कहां पर मौजूद है। ए का 2 नहीं, ए का 2 ही नहीं है, ये तो पता नहीं क्या दे रखा है, 2 का 1, मतलब वही एक, मतलब एक पता नहीं क्या गलत ऑप्शन है। इसमें देख सकते हैं सी का 4, तो सी का 4 इसमें नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद ए का 2 यहां पे मुझे ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है, ए का 2, देन सी का 4 और ऑप्शन नंबर 3 में ही मुझे सी का 4 भी नजर आ रहा है। तो दिस इज माई करेक्ट आंसर। मुझे फर्क ही नहीं पड़ा कि यार ये वेम्स एंड ट्रेम्स किसने लिखा है, ये वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस किसने लिखा है, मुझे बस 2 ऑप्शंस पता थे, फ्री के नंबर, बस मैंने करेक्ट ऑप्शंस ढूंढे, बन गया आंसर। ऐसे आपको इस अप्रोच से अगर आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और इस मजे के साथ सॉल्व करेंगे ना यार कि ठीक है मजे करते हैं, आज मैं बैठूंगा पूरी कंसंट्रेशन के साथ बैठ के टक 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 टक, फिर मजा आ जाएगा भाई साहब, आपका पेपर क्रैक हो जाएगा, पीएचडी मजे लीजिए। मिलेंगे अपन लोग फिर किसी दिन बैठ के बतियाएंगे, चाय सुट्टा नहीं, मतलब चाय कॉफी पे मिल लेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट रिटन बाय मैरी शेली। तो मैरी शेली के थ्रू कौन सा ऐसा वर्क है जो मैरी शेली के थ्रू नहीं लिखा गया। अब देखो मैं कोई भी, मतलब मैं एज अ मैरी शेली तो हम लोग एक आधी वर्क पढ़ते हैं, फ्रैंकस्टीन ही पढ़ते हैं बेसिकली, प्रोमीथियस अनबाउंड करके एक वर्क पढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे कौन कौन से वर्क दे रखे हैं, फ्रैंकस्टीन, फॉकनर, द लास्ट मैन। तो इसका करेक्ट आंसर है द लॉस्ट वुमन। द लॉस्ट वुमन करके ये वर्क है, इट इज नॉट एक्चुअली रिटन बाय द मैरी शेली। ओके, तो सीधा सिंपल आसान सा आंसर है। मैरी शेली से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है, पर देख लो पीवी शेली से क्वेश्चन बनते हैं जो कि उनके पति थे, मैरी शेली से क्वेश्चन नहीं बनते। मैरी शेली की मदर से क्वेश्चन बनते हैं, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट से, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन मैरी शेली से भी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बन गया और सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कोई ऐसा परेशान करने वाला क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अब वापस से सब कुछ अच्छा लग रहा था, सब इतना बढ़िया माहौल, बादल प्यारे प्यारे, सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन आ गया टांग अड़ाने के लिए फिर से एक और क्रोनोलॉजिकली वाला क्वेश्चन। लगा क्रोनोलॉजी में भाई साहब से बैठ के आप। तो देखिए, गौरी विश्वनाथन, मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट, मीनाक्षी मुखर्जी। मैंने आपको बताया क्या करना है, आपको सिंपल सा काम है, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। रजिस्टर लीजिए, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको दिखाई दे रहा है, क्रोनोलॉजिकली का सी भी दिखाई दे गया ना, उठाओ, पकड़ो, नोट डाउन करो, रजिस्टर में बंद करो, देखो फिर बैठ के सुबह की भाई कौन कौन से क्रोनोलॉजिकल में क्वेश्चन है, फिर उसमें देखो कि कॉमन क्वेश्चंस क्या क्या हैं। हो सकता है कि अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने वाले आ रहे हैं और इफ यू आर नॉट एबल टू डू दोस क्वेश्चन, तो हो सकता है उसमें से आप कम से कम 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो कर पाओगे। 3 क्वेश्चन में एक आदमी तुक्का मार लोगे, सेट हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग तो ऐसी है नहीं। ये चीज करके, इस तरह से एनालिसिस करके चलोगे, नोट डाउन करते चलोगे, देखते चलोगे, स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ोगे, हो जाएगा क्रैक, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इसको देखते हैं, मीनाक्षी मुखर्जी, द टिविस बॉर्न फिक्शन एंड जीएन देवीज आफ्टर एमनीशिया, एम के नायक। सो वी गॉट आवर आंसर यार। इसमें क्या है, तो मीनाक्षी मुखर्जी का, क्योंकि पुराने राइटर हैं, पहले वर्क आया था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एम के नायक और हिस्ट्री, ये वर्क पहला आएगा। मैं देख लेता हूं, मुझे सिर्फ यही पता है, मान लीजिए बी एंड डी वाला। सो लेट्स सी, ए बी सी डी ई, बी और डी। यहां पे यार ये ना, इसको खत्म नहीं कर सकते क्या, नहीं, तो दिस इज द राइट आंसर। ये जो लास्ट ऑप्शन है, विच दिस इज द राइट आंसर। मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे पता है कि ये राइट आंसर है, तो प्लीज डाउट करने वाली कोई बात नहीं है। आई नो दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस के लिए मैंने टैकल करने का तरीका आपको बता दिया है। मैं चाहूंगा वो प्लीज उस तरीके को अपनाया जाए और अच्छे से उस तरीके पे बैठ के काम किया जाए। चलिए, बाकी आपकी इच्छा भाई साहब, या देवी जी जो भी हैं,
आइडेंटिफाई द वन हु वाज नॉट अ क्रिटिक, इनमें से पहचानिए जो क्रिटिक नहीं है। या लिटरेरी थ्योरी से और कितना आसान क्वेश्चन आप पूछ सकते हो वो पूछ के दिखाओ। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने बताया था कि किस किस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप नेट को क्रैक कर सकते हैं यहां पर। और मैंने उन्हें बताया था कि भाई लिटरेरी थ्योरी में कई बार ऐसा होता है, वो आपसे स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है जहां पे कुछ कुछ कीवर्ड्स का यूज करा होता है। अगर आपको कीवर्ड्स का आइडिया नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप उस कीवर्ड में अटक के रह गए ना तो फिर वो परेशानी करता रहेगा आपको क्वेश्चन, वो राइट आंसर तक नहीं पहुंचने देगा। लेकिन यहां पे देखो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आया। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल गलत मत करना। एलन टेट, रॉबर्ट पेन, वेरन, क्लीन ब्रूक्स, सबके सब न्यूक्रेटिक के मेंबर हैं, पर क्लॉडी लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चरलिज्म के मेंबर हैं भाई साहब। ठीक है, ये है हमारा राइट आंसर, स्ट्रक्चरलिज्म के मेंबर है। सो वी गॉट आवर राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट, सीधा ऑन द फेस स्ट्रेट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को तो बिल्कुल गलत नहीं करना चाहिए। चलिए, आसान इजी था। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद एंडिंग द सिस्टम ऑफ पैट्रोनेज विद हिज लेटर टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड। तो किसका ये पैट्रोनेज वाला पोर्शन जो है वो एंड हो गया था, उसके बारे में बात कर रहे थे। सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग इलस्ट्रेटेड द वर्क्स ऑफ थॉमस ग्रे एंड रॉबर्ट ब्लेयर। तो किसने इनके वर्क्स को, थॉमस ग्रे एंड रॉबर्ट ब्लेयर के वर्क को इलस्ट्रेट किया था? तो विलियम ब्लेक वाज द राइटर जिन्होंने इनके वर्क्स को इलस्ट्रेट किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ लिटरेचर क्रोनोलॉजिकली। दोबारा से क्रोनोलॉजिकली वाला क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल, तारीख पे तारीख, क्रोनोलॉजिकल पे क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल पे क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस। मेरी जुबान लड़खड़ा गई। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन लेकिन नहीं थम रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्या है यार। द इंग्लिश पेशेंट, द स्विंगिंग ब्रिज, लाइव्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन इज एक्चुअली रिटन बाय एलिस मुनरो। ये वर्क जो है एलिस मुनरो का है, मुझे याद आया, मैंने बता दिया। बर्नम वुड्स इज एक्चुअली रिटन बाय एलियनोर कैटन, एलियनोर कैटन। नाउ the English patient is actually written by Michael Ondaatje. ये इन लोगों ने ये वर्क्स को लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। अब हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, देखते चलिए इसमें क्या क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, द इंग्लिश पेशेंट, द स्विंगिंग ब्रिज, लाइव्स, फैमिली मेंबर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, CADBE। अब इसको करने के कोई और तरीके नहीं है, इसको करने का सिर्फ यही तरीका है भाई कि आपके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए वर्क्स की। एक राइटर के सारे वर्क्स की लिस्ट होनी चाहिए, उसके आपको ईयर्स पता होने चाहिए, राइटर्स की क्रोनोलॉजी आपको बताना चाहिए कि अच्छा ये वाला राइटर तो तब का है, उसका बर्थ उस टाइम पे हुआ था। तो इस मतलब मान लो कि एक डार्क एज का राइटर है, उसका अगर मैं विक्टोरियन एज वाले राइटर से कंपैरिजन करूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यार डार्क एज का राइटर पहले आया था। शेक्सपियर और मैथ्यू आर्नोल्ड में अगर मुझसे पूछे कौन छोटा था, मैथ्यू आर्नोल्ड छोटे हैं। तो इस तरह से हमको पता है। तो ये आपके पास पूरी ऐसी क्रोनोलॉजिकल लिस्ट होनी चाहिए उनके वर्क्स की, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following works of R.K. Narayan were published after independence? इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। जब मेरे पास जो मेरे नोट्स पड़े हुए हैं वो इंडियन लिटरेचर वाले नोट्स, उसमें मैंने इस तरह से डाल रखा है प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इस तरह से मेरे वर्क्स डाल रखे हैं। तो वो जरूर आप भी इस तरह से अपने नोट्स बनाइए। और अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको उन नोट्स की जरूरत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा बिना किसी पैसे के, बिल्कुल। बस आप मेरे चैनल पे थोड़ी सी दया कर दीजिए, उसको हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें ड्रॉप कर दूंगा। ओके, सो द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड द स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो यार ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि भाई मुल्क राज आनंद को आप नहीं छोड़ के आ सकते, R.K. नारायण को आप नहीं छोड़ के जा सकते। दोनों ही राइटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेसिक राइटर है इंडियन लिटरेचर के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक इसलिए कह रहा हूं कि भाई उनको छोड़ के नहीं जाया जा सकता है। ये जरूरी है कि उनको पढ़ के जाया जाएगा। इंडियन लिटरेचर का मतलब ये बड़े बड़े दो राइटर्स हैं। ठीक है, अब आप इसमें समझिए, और भी बहुत सारे राइटर हैं मतलब, लेकिन आप इसमें समझिए कि जब आपके पास R.K. नारायण के वर्क्स की लिस्ट है तो आप समझ जाएंगे अच्छा ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ये राइटर ये यहां से वर्क्स जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला है, क्योंकि इनके यहाँ पे आपने ईयर भी तो लिख रखे हैं ना, तो आप समझ जाएंगे वहां से। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड द गाइड। ये जो है इंडिपेंडेंस के बाद के वर्क्स हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी गॉट आवर आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 24, मैच द कॉलम एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, थॉमस वेट एंड हेनरी ओवर्ड। मैं बोल रहा हूं मैचिंग फ्री के क्वेश्चंस, आसानी से एकदम टैकल हो जाने वाले क्वेश्चंस। देखो एडमंड स्पेंसर, इसका नाम सुना है, मुझे पता है एडमंड स्पेंसर का आंसर। ठीक है, फिलिप सिडनी,
ठीक है, इसका इनका भी पता है मुझे। ठीक है यार, ये 3 क्यों बन गया है, बी बनाना था। ठीक है, तो ढूंढते हैं। बाकी और कौन भी, और भी बताएं यार, थॉमस वेट, हेनरी ओवर्ड, ये तो अर्ल ऑफ सरे, ये सब लोग जानते हैं, पर मैं इन्हीं 2 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना एक आंसर ढूंढ के देखता हूं। ठीक है, ढूंढते हैं। एडमंड स्पेंसर के बारे में हम लोग बात करते हैं। एडमंड स्पेंसर, द फेरी क्वीन। ए का आंसर मिल गया मुझको 3। चलिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं फिलिप सिडनी के बारे में, द डिफेंस ऑफ पर्सी। डी का मुझे आंसर मिल गया 4। बस मुझे ये 2 ऑप्शंस को अच्छे से ढूंढ लेना है और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। देखते हैं, ए का 3, डी का 4। ए का 3 है क्या? नहीं है। ए का 3, डी का 2, नहीं, ये भी नहीं है। ए का 1, नहीं, ये 4 है यार। एक्चुअली मैं यहाँ पे ऑप्शन में गलत हो गया कुछ। ठीक है, कुछ तो यहाँ पे गलत हो गया है मुझसे ऑप्शन में। हाँ, तो ये मेरे पास नहीं है। उसके बाद हमने देखा, एक मिनट देखता हूँ, फिलिप सिडनी का द डिफेंस ऑफ पर्सी। ठीक है, तो ये ऑप्शन में यहाँ पे डी का 2 हो गया, डी का 4 है वहां पे, वो देख लेना पक्का 100%। तो ए का 3, डी का 4, मुझे ये मेरा राइट ऑप्शन मिल गया। नीचे भी हम देख सकते हैं, ए का 3 नहीं, ए का 3 नहीं, तो ए का 3, डी का 4, ए का 3, ए का 3, ए का 3, डी का 4 मिल चुका है आंसर। ठीक है, तो ये 1 यहाँ पे था भाई। तो ये करेक्ट हमारा आंसर हो गया। बस 2 ही ऑप्शंस मुझे पता थे, 2 ही ऑप्शंस के थ्रू मैंने अपना आंसर ढूंढ लिया, पा लिया, मुझे मिल गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, लेट्स सी, मैचिंग के बारे में बात करते हैं। द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, द गो बिटवीन, ब्राइट शेड रिविजिटेड एंड द कैचर इन द रे। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास ये कुछ नहीं है यार, ये शायद मैं पीपीटी बना रहा हूँ, मुझसे कुछ गलती हो गई है यहाँ पे, तो इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए। पता नहीं क्या 5G 90% लिख रहा है, पता नहीं क्या नेट वेट मेरा खर्च हो गया शायद, मुझे यही लग रहा है। मेरे रिचार्ज के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि करा लो। सबसे पहले तो वही आता है। 4 बार इतना मुझे मेरी मम्मी उठा दिया करें सुबह सुबह, तो कितनी मेहरबानी हो, जितना ये रिचार्ज मुझे याद दिलाता है कि सुन रहा है, खत्म हो गए पैसे, जल्दी डलवा ले, समझ रहे हो। चलो, ये तो खैर सबके साथ ही होता है, सबके दुख हैं ये। चलो, क्वेश्चन नंबर 25 बात करते हैं अब हम लोग मैचिंग के बारे में। द चाइल्ड ऑफ जीसस, द गो बिटवीन, द चाइल्ड ऑफ जीसस पहला ही वर्क समझ में आ गया, पहचान में आ गया, इजी सा वर्क है। जेम कोइट्जी, ए के ऑप्शन है 3, एक ऑप्शन 3 देखो, एक ऑप्शन 3, एक ऑप्शन 3, एक ऑप्शन 3, एक ऑप्शन 3 मिल गया, एक ऑप्शन 3 मिल गया करेक्ट आंसर। कोई कहीं परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर इसका भी एक ऑप्शन 3 हो, इसका भी एक ऑप्शन 3 हो, फिर और ऑप्शन की तरफ भागो, ऐसे करके मतलब ढूंढना तो पड़ेगा ही ऑब्वियसली। लेकिन फिलहाल तक अभी आप देख रहे हो कि मेरा इतने से काम चल गया, मुझे कहीं ज्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, हो गया मेरा काम। तो चलो मैं तो आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड है वो इंग्लिश में क्यों यूज किया जाता है? ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड इंग्लिश में इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि भाई कोई भी चीज मैं बोल रहा हूँ एक्यूरेट बोलूं। ऑब्वियस सी बात है, एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान सा क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं ना, रिसर्च, लैंग्वेज एंड पेडागोजी वाले पोर्शन से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ के चले जाते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया है, तो आप उसमें अच्छे क्वेश्चंस को मार करके अच्छे आंसर्स, अच्छे मार्क्स को ग्रैब कर सकते हैं। बहुत ही आसान पोर्शन है वो, अगर आप देखा जाए तो। और अब कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं वहां से, ये भी एक अच्छी बात है कि यार वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि रिसर्च से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो पेपर वन में अगर आपने तगड़ी तरह से, अच्छी तरह से रिसर्च पढ़ ली है ना, तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो रिसर्च से क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है वो, तो आप उनको बहुत अच्छे से तरह से टैकल कर सकते हो। वो जरूर आप देखते चलना। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लैंग एंड पैरोल। भाई लैंग एंड पैरोल, लैंग एंड पैरोल पता नहीं क्या चीज है भाई, बहुत आसान सी चीज है, कुछ नहीं है लैंग एंड पैरोल। ये सब, ये दिखावे, ड्रामे, सब बकवास चल रही है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बकवास नहीं। बिल्कुल देखो, बहुत आसान सा। लैंग क्या है मैं बता दे रहा हूं, जिसको अभी तक डर लग रहा था ना, लैंग क्या है भाई? लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज, बस। लैंग का मतलब सिर्फ लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज मतलब भाषा। और पैरोल का मतलब होता है, यहां पे लिख देते हैं, यूज ऑफ लैंग्वेज। कि लैंग मतलब भाषा, और जो मैं बोल रहा हूं इस टाइम पे उसको बोलते हैं पैरोल। तो भाषा लैंग है, और पैरोल जो आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, बस दैट्स इट। इतनी सी बात है। आप इसको पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है कई बच्चों के लिए परेशानी हो, वो डरते हो, लिटरेरी थ्योरी से डरते हो, लैंग एंड पैरोल का नाम सुनते हो तो लगता है क्या चीज है, लेकिन बहुत आसान सा है। देखो इसका ऑप्शन देखते हैं। लैंग इज दैट एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज सिस्टम। लैंग क्या है? एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज सिस्टम है। द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज की ग्रामर है बस वो, मतलब भाषा है, मतलब वो, ठीक है, ग्रामर है बस, खत्म। एक ऑप्शन हो गया, टिक हो गया। पैरोल इज द लैंग्वेज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय इट्स यूजर्स फॉलोइंग लैंग। तो पैरोल क्या है? उस लैंग का इस्तेमाल करना, यूजर्स के थ्रू उस लैंग का इस्तेमाल करा जाना, क्या कहलाता है? पैरोल कहलाता है। ठीक है, हो गया लैंग एंड पैरोल। बाकी सारे ऑप्शन है बिल्कुल बेकार, रद्दी ऑप्शंस। क्या है? लैंग इज द लैंग्वेज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय इट्स यूजर्स फॉर
फॉलोइंग पैरोल, नहीं ऐसा नहीं होता भाई साहब। लैंग भाषा है, उसके अंदर ग्रामर है, वो लैंग है, यूज करिए यार, वो पैरोल है, ठीक है। आई होप यू गॉट द आंसर्स। अभी भी कोई क्वेरी हो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, पूछिए मुझसे, मैं सबको आंसर करता हूं बैठ के, ठीक है। इन विच ऑफ द टेक्स्ट द फॉलोइंग लाइन्स अकर, ये जो टेक्स्ट है ये किसमें इसकी लाइन्स अकर होती हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने उस वीडियो में बताया था भाई साहब, सुनिए मेरी बात जरा ध्यान से, क्रिटिसिज्म को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्रिटिसिज्म से क्वेश्चंस आते हैं। अभी कुछ रीसेंट टाइम्स में क्वेश्चंस ऊपर नीचे हुए जरूर है कि कहीं पे 2 ही क्वेश्चन देखने को मिले, वैसे 5 क्वेश्चंस के आसपास तक क्रिटिसिज्म से क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि यार ये जो अनसीन पैसेज दे दिया है ना, वो कहां से आया हुआ है, वो क्रिटिसिज्म वाले वर्क से ही आया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, क्रिटिसिज्म वाले वर्क्स की लाइन है। अब ये पूछ रहा है ये जो लाइन, ये जो पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पे, वो कौन से क्रिटिसिज्म, कौन से वर्क का है जहां पे ये लाइन ली गई है, कौन सा क्रिटिसिज्म वाला वर्क है जहां से ये लाइन ली गई है। ये तो NS7 क्रिटिसिज्म, ये लाइन ली गई है NS7 क्रिटिसिज्म से, ठीक है। आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान, मतलब NS7 क्रिटिसिज्म नहीं पढ़ा, क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैच द कॉलम, डीफेमिलियराइजेशन, अनकैनी, एक्टर नेटवर्क थ्योरी, पता नहीं क्या होती है, होमोसैकर, पता नहीं क्या होता है। इतने सारे ऑप्शंस को देख के घबराना ही नहीं है, पता नहीं ये क्या होता है, ये क्या होता है, दिख तो गए, ये पता तो चल गया, ये आसान आसान है मेरे पास। डीफेमिलियराइजेशन और अनकैनी दे तो रखा है, अनकैनी सेगमेंट फ्लूइड कहां गए भाई साहब, ये रहे। तो बी का तो हो गया 4, बी का तो ऑप्शन हो गया 4। फिर डीफेमिलियराइजेशन, ए के बारे में बात करूं तो विक्टर स्लोविस्की, ठीक है, ए का हो गया 3rd, ए का हो गया 3rd। ढूंढता हूं मैं इन 2 ऑप्शंस को, ए का 3rd, बी का 4। देखो इसमें मैं कह रहा था ना कि ए का 3rd 2 बार आ जाए तो क्या होगा, देखो ए का 3rd यहां पे 2 बार दे रखा है, ए का 3rd, ए का 3rd। अब बी का 4 भी है ना मेरे पास, तो ऑप्शन मैं बी का 4 ढूंढ लूंगा। यहां पे बी का 2 दे रखा है, बी का 4 दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट आंसर है मेरा, मिल गया मुझे आंसर, बस क्लियर, किल। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा मैचिंग फ्री के नंबर हैं, अगर आपको 2 ऑप्शंस भी आते हैं ना, आप किल कर दोगे यार गेम को, कुछ भी ऐसा नहीं है। और मैचिंग में बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लेता है। अभी तक आप देख रहे हो लगातार मैचिंग में ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ऑन द फेस, मुंह पे चपत ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, बिल्कुल आसान आसान, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम के बारे में बात करते हैं, ऑथर के बारे में बात करते हैं और उसके टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। वापस से एक और मैचिंग वाला आ चुका है, पॉल एलरिच, लॉरेंस ब्यूल, नेविल शूट, रेचल कार्सन, मुश्किल नाम। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से लगभग इस वाले पेपर में। मैं एनालिसिस इसलिए बताता चल रहा हूं कि आप लोग भी इस चीज को समझो, सुनो, तैयारी करो, तो समझते चलो कि कहां से कौन से पोर्शन से बैठ के ज्यादा टाइम देना है। इसके अराउंड मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, जाके देखो, क्वालिफाई नेट इन 45 डेज। इट इज एक्चुअली पॉसिबल if you follow my strategy, then it is possible guys. Okay, now let's see इस क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। कैसा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है इसका। तो यार सीधी बात है, इस क्वेश्चन के साथ डील करने का और कोई तरीके नहीं है, यही एक तरीका है कि आपको इनकी वर्क पता होने चाहिए। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, मान लो, मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है यार, 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपके पास 10 to 12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे ही होंगे जहां पे आपको कोई आइडिया नहीं होगा ये क्या है। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना, मार दो तुक्का, क्या पता सही चला जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस चलते रहते हैं, आते रहेंगे। 10 से 12 क्वेश्चंस हर किसी बच्चे के जो टॉप भी कर रहा है उसके भी ऐसे होते हैं कि 10 क्वेश्चंस के आसपास, 8 क्वेश्चंस के आसपास जो से नहीं आइडिया वो टिक करके आया है, बाकी सब सही होने चाहिए, बस ये है। पॉल एलरिच का वर्क है द पॉल्यूशन ऑफ बॉम्ब, तो मुझे मिल गया ए का 4, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बात करी लॉरेंस ब्यूल का द एनवायरमेंटल इमेजिनेशन, तो ये बी का मुझे मिल गया 1। 2 ऑप्शंस मुझे मिल गए, मुझे और ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैचिंग है, मैं बताता रहा हूं, सीधी सीधी मैचिंग होती है। ए का 4 ढूंढता हूं, ए का 4 मिल गया, ए का 4 ऑप्शन नंबर 2 में मुझे मिल गया है। फिर उसके बाद मैंने बी का 1 भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज माय करेक्ट आंसर, खत्म, गेम ओवर। आगे बढ़ते हैं, आसान था क्वेश्चन, अगर डिफिकल्ट है ना तो मैचिंग करना बहुत आसान था। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ऐसे क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं या मैं ऐसे क्वेश्चन में स्ट्रगल करता हूं, बहुत ही नॉर्मल बात है, आप बिल्कुल सही राइट ट्रैक पे, कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं तो भाई नोट डाउन करते चलिए अपने पास, और क्या कर सकते हैं उनके अलावा। बाकी क्वेश्चन पेपर के अंदर 8-10 क्वेश्चन जरूर ऐसे होते हैं जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिस्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, माय सन्स फादर, ऑल थ्रू द, वापस से हमारे पास एक मैचिंग वाला क्वेश्चन आ चुका है। दिस क्वेश्चन नंबर 31, बहुत ही नजदीक है हम क्वेश्चन खत्म करने के। ऑटोबायोग्राफी का प्यास लग रही है इसलिए कह रहा हूं, मुझे ध्यान आया कि मैं तो प्यासा फील कर रहा हूं पानी का। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन,
पहला क्वेश्चन। फिर माय सन्स फादर ऑल थ्रू द गांधीयन एरा माय गॉड डाइड यंग, ये हमने देखा। ऑटोबायोग्राफी एन अननोन इंडियन, यार समझ तो आ गया, इतना आसान तो है, इंडियन लिटरेचर का क्वेश्चन है, आसान है। ऑटोबायोग्राफी एन अननोन इंडियन, देखो ये रहे साहब निराशी चौधरी। देखो जरा ए का 4 ढूंढ के देखते हैं पहले, ए के 4 पे काम बन जाए तो। ए का 4, ए का 4, ए का 4, ए का 4, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, वी गॉट आवर राइट आंसर। बस खत्म, कोई टाइम वेस्ट ही नहीं है। देखा क्वेश्चन, समझा आंसर, बिल्कुल टिक किए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम नाला एंड दमयंती जयदेवी, वापस से हमारे पास आ चुका है इंडियन लिटरेचर का क्वेश्चन। देखते हैं। द विजिट्स ऑफ बसोरा, द फ्लूर ऑफ कृष्णा, ये मुझे वक्त पता है द फ्लूर ऑफ कृष्णा, क्योंकि भाई मैंने बहुत ही इसकी ट्रिक बना रखी थी। द फ्लूर ऑफ कृष्णा वाला जो वर्क है वो P.A. कृष्ण स्वामी ने लिखा हुआ है, तो कृष्णा ऐसा करके मैंने बना रखी थी। तो ये डी का 3, तो ढूंढ लो इसमें डी का 3, डी का 3, डी का 3, डी का 3, मिल गया डी का 3, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन बता था, आंसर मिल गया, बस बात खत्म, आगे बढ़िए। ऐसे आप ट्रिक भी बना सकते हो कि कृष्णा बन गई, कृष्णा बन गई ट्रिक। कृष्ण भगवान का क्वेश्चन था भाई, कैसे साथ छोड़ सकते हैं वो आपका एग्जाम में, बिल्कुल आपके टफ टाइम में साथ देते हैं भगवान आपका। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल डील्स विद द थीम ऑफ अपर्थेड, पर्पल हिबिस्कस। अच्छा, ये अपर्थेड वाला जो मैं बता दूं, अब मान लो अपर्थेड करके ये एक वर्ड दे दिया है इन्होंने, हो सकता है कई लोगों को मतलब पता हो सकता है कई लोगों को मतलब ना पता हो, कुछ नहीं है भाई, ये आपसे कलर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, रेसिज्म के बारे में बात कर रहा है, बस इतनी सी बात है। अब हम लोग बात करते हैं पर्पल हिबिस्कस, जूलीज पीपल, क्राई द बिलविड कंट्री एंड द मिमिक मैन, माय सन स्टोरी। ये बी सी एंड ई, देखते हैं इसमें कहीं है बी सी एंड ई, तो दिस इज आवर राइट आंसर। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, इसे हम देखते हैं। सीमस एनी डिगिंग, ऑड्रे लॉर्ड कोल, डॉम मॉरिस, कनेरी कीव्स, जॉन रुपडिक द स्वान, जॉन रुपडिक द स्वान, ये गलत आंसर है, यानी कि ये वो ऑप्शन है मेरे पास जो करेक्टली मैच नहीं है। बस आगे बढ़ते हैं। जॉन उपडीक, यार बहुत ही आसान सा था ये, इसमें तो कुछ नहीं था, मतलब इसके लिए मैं ऐसे नहीं बता सकता कि आप ये करके जाओ, मतलब जॉन उपडीक है उसके वक्त तो आपको पता ही होंगे ना, तो इसलिए बस और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिजी ऑन जॉन डन्स वाइफ हु डाइड इन 1617। आप देखो, हमें डेथ बी नॉट प्राउड तो रटा हुआ है, डेथ मौत भाई नहीं, प्राउड कर रही है खुद पे। अच्छा, नींद को जानती हो तुम और नींद एक बराबर हैं, ठीक है, नींद तुमसे महान है। तो मैं दिन में 100 बार उठ रहा हूँ, 100 बार मर रहा हूँ, मतलब 100 बार सोया रहा हूँ, मैं जैसे ही मैं सो रहा हूँ वैसे ही मैं मौत को महसूस करता हूँ, फिर उठ जाता हूँ, कहता हूँ देखा हरा दिया नहीं हरा दिया। तो डेथ भी नॉट प्राउड तो हमको पता है, इतना फेमस वर्क। अब आप सोचिए, नेट कभी कभी ऐसा करता है कि इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले, पर यहां पे उसने पूछा कि अपनी बीवी की एलिजी किस पे लिखी है, तो होली सोनेट 17 पे, दिस इज आवर राइट आंसर, ठीक है। चलिए, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। इन्हें ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहिए तो नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आपका मन करे। पर अगर इस तरह के क्वेश्चन के साथ डील करना है तो कॉमन क्वेश्चंस को ढूंढना शुरू करिए, कॉमन ऑप्शंस को ढूंढना शुरू करिए और नोट डाउन करना शुरू करिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ये है हमारे पास क्वेश्चन डीकंस्ट्रक्शन एंड लिटरेरी थ्योरी का क्वेश्चन है, बेसिकली कहने का मतलब है डीकंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिसिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, रूट्स एंड रियलिटीज, लिटरेरी थ्योरी एंड क्लेम्स ऑफ हिस्ट्री, द वेस्टर्न कैनन एंड एपिटाइट फॉर पोइट्री। तो ये कुछ वर्क्स यहाँ पे दे रखे हैं, अब इनको हमें अरेंज करना है। तो बेसिक सी बात है भाई, ये सिंपल सा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली इसको हम सेटअप करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट डिड नॉट एम्प्लॉय स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। इसमें से कौन से राइटर्स हैं जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसने उसके अराउंड काम नहीं किया है। पहली बात, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या चीज होती है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कुछ नहीं है, नाटक देखिए, मूवीज देखिए, मैं यहां पे खड़ा हूं यार, अभी तो 37 क्वेश्चन हुए हैं, और ये मैं बोल रहा हूं अभी तो 37 क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन मेरे माइंड में क्या चल रहा है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाए, मैं अपना पानी पी लूं जाके। और ये जो मेरे मन की आवाज है जो आपको सुनाई दे रही है, नाटकों में जो मन की आवाज जो आपको सुनाई देती है, मूवीज में जो मन की आवाज सुनाई देती है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नहीं, मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं कि मन की आवाज, राइटर लिखते लिखते जो कैरेक्टर के बारे में लिख रहा है राइटर, और लिखते लिखते कैरेक्टर के दिमाग के अंदर घुस जाए
और फिर हमें उसके दिमाग के अंदर की बातें बताती कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा से समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ओके। तो राइटर लिख रहा है कैरेक्टर के बारे में, और फिर लिखते लिखते कैरेक्टर के अंदर चला जाके बैठ जाए और फिर देखे कि उसके कैरेक्टर के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। देखा कैसे एक ही बात को 2 बार समझा दिया? देखा मेरे टैलेंट? चलिए, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, डोरथी रिचर्डसन, ग्राहम ग्रीन। ग्राहम ग्रीन इज दैट राइटर जिन्होंने इस वर्क को नहीं लिखा, जिन्होंने, ओके, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं तो तो ग्राहम ग्रीन इज दैट राइटर। ठीक है, ग्राहम ग्रीन ने नहीं लिखा है। यार मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम अ बिट कंफ्यूज राइट नाउ। आई थिंक डोरथी रिचर्डसन इज दैट राइटर जिन्होंने शायद किया है। तो क्वेश्चन मार्क भाई, बिट कंफ्यूज। प्लीज जाके कमेंट करिए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं इस वाले पे, तो मैं नहीं चाहता मैं कुछ गलत पढ़ाऊं, आप लोग फिर कमेंट्स में लिखना शुरू करो, अरे भैया गलत पढ़ा दिया। नहीं 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 नहीं, सबको पता है कि मैंने ये 38 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, सही पढ़ाए हैं, कोई मेरी तारीफ नहीं करेगा। सब एक उस क्वेश्चन को लेके बैठ जाएंगे, अरे इसने तो गलत पढ़ाया था भैया। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम पे। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन के वर्क्स को आप क्रोनोलॉजी में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप शिकायत नहीं कर सकते कि फ्रांसिस बेकन की क्रोनोलॉजी पूछ ली हमसे, तो हमें तो नहीं आ रहा था फ्रांसिस बेकन की क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन, तो नहीं कर सकते आप इसमें से फ्रांसिस बेकन की क्रोनोलॉजी वाले। तो ये तो सारे ऐसे राइटर्स जिनके आपको पता ही होना चाहिए भाई साहब। तो इनको देखिए, फ्रांसिस बेकन, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इनका पहला वर्क है। ये तो मैं आंखें बंद करके टिक कर दूं, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग पहला वर्क, ठीक है, सबसे आगे यही आएगा। दे ऑगमेंटिक साइंटेरियम, वो हम बाद में बात करेंगे। नोवम ऑर्गेनम के बारे में बात करेंगे। द न्यू एटलांटिस सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। नोवम ऑर्गेनम सेकंड नंबर पे आएगा। अब देखते हैं ये सीरीज देखते हैं, मैंने क्या सेटअप किया, ए, उसके बाद सी, और उसके बाद लास्ट में मेरे पास है डी वाला क्वेश्चन, डी वाला ऑप्शन, बीच में कुछ है। तो देखता हूं ए, सी और डी, मिल गया। ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर 1 इज आर करेक्ट आंसर। ओके, कूल। इस तरह से यार फ्रांसिस बेकन, एडमंड स्पेंसर, इस तरह के राइटर्स से अगर वो पूछ लेता है क्रोनोलॉजी, तो फिर आप नहीं क्वेश्चन कर सकते कि नहीं मुझे नहीं आ रहा था, ये तो गलत किया आपने, आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए थी ना। इन राइटर्स को नहीं छोड़ के जाया जाता है, ठीक है। उनके अराउंड तो क्रोनोलॉजी पूछ ही लेगा, उनके अराउंड और कुछ नहीं पूछ रहा तो क्रोनोलॉजी तो बनता है उसका पूछना, ठीक है। चलिए, ज्यादा ओवर एक्ट कर दिया, चलिए वापस आते हैं, मुझे गाली ना पड़ जाए कमेंट सेक्शन में कि पढ़ा ले भाई। चलो, द ऑथर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेटर ऑफ मां श्वेतास देवी, क्या ये सत्यानंदिनी, ओके। होमी बाबा, झंपा लहरी, गायत्री सी स्पीवक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 3 इज आर करेक्ट आंसर। सबॉल्टन के बारे में अगर किसी ने बात किया है तो गायत्री चक्रवर्ती मैम ने इतनी ज्यादा बातें कर दी हैं कि सबॉल्टन आप पढ़ते रहेंगे और गायत्री मैम का नाम बार बार आता रहेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? तो मॉडर्निज्म और बिल्कुल मॉडर्निज्म का कहना है, ये जो मॉडर्न जो जमाना है, ये जो मॉडर्न जमाना है, जो जेन ज़ी एरा है, ये जो मॉडर्न जमाना है, इसमें जो राइटर्स कैसे लिख रहे थे, राइटर्स मॉडर्न जमाने में क्या कर रहे थे, जो भी क्लासिकल चीजें चल रही थी उन सबको पीछे छोड़ दे रहे थे, कह रहे हमें वैसा नहीं लिखना है, हम कुछ नया करना चाहते हैं, जो भी ट्रेडिशनल नॉर्म सेट करे थे उन सबको ब्रेक करना चाहते हैं। इतना मॉडर्निज्म के बारे में समझ लो। अब मॉडर्निज्म में कई सारी चीजें आई थी। मॉडर्निज्म में ह्यूमैनिटी पे भी ध्यान दिया गया, मेंटल स्टेट पर भी ध्यान दिया गया, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ के बारे में बात करिए कि ग्रोथ, यूटिलिटेरियनिज्म बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला। जितना मानव के मतलब वो ये है, अगर मैं सच बोल दूं तो फिर बात यही है कि जो बहुत अमीर लोग थे उन्होंने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर ली, जो गरीब लोग थे उनका तो शोषण ही हुआ। कुल मिला के हो सकता है कंट्रोवर्शियल मेरे स्टेटमेंट लग रहे हो तुम लोगों को, लेकिन सच्चाई बात तो यही है। दूसरी चीज अगर मैं बोलूं कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा इन्वेंशन हो रहा था, फैक्ट्रीज, ये सारी चीजें सेटअप हुई। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। मॉडर्निज्म मार्क्ड अ ब्रेक विद फॉर्मल कन्वेंशन, ठीक है। मॉडर्निज्म मार्क्ड अ ब्रेक विद फॉर्मल, जो फॉर्मल कन्वेंशन जो पहले सब कुछ चला रहा था वो सबको ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है, सही बात है। ये तो मैं कह रहा था आपसे, जो पहले सब कुछ चला रहा था उसे तोड़ दे रहा है। ये कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, बकवास, बिल्कुल बेकार, हटाओ इसे, पुरानी चीज मैं नहीं चाहता। ए वाला, ओल्ड वेज ऑफ थॉट अंडरवेंट कल्चरल शिफ्ट, ओल्ड वेज ऑफ थॉट थे वो कल्चरल शिफ्ट के अंडरवेंट, बिल्कुल ठीक है। फिर मैं देख ले रहा हूं, हो सकता है मैं पॉइंट कर ले रहा हूं इस वाले ऑप्शन को। डिक्लाइन ऑफ लिबरल ह्यूमनिज्म का डिक्लाइन, ठीक है, ये वाला। मॉडर्निज्म रिवाइव क्लासिकल स्कॉलरशिप को रिवाइव किया, भाई मना करा कि नहीं चाहिए हमें, दूर रहो, ये तो गलत है। मॉडर्निज्म प्रमोटेड लॉजिसेंट्रिक, नहीं। तो मेरे पास जो ऑप्शंस हैं, मेरे पास बैठ रहे हैं ए, सी और बी वाले को भी मैं अपने मन के अंदर कंसीडर कर रहा हूं। लेट्स सी,
A, B, and C, we got our option here and it is correct. Okay, cool. Now, next question. चलिए मूव करते हैं. Langston Hughes poem I to Sing America. I to Sing America. इसके अराउंड क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं. इसका तो सिंपल सा आंसर है. मैं आगे मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने आगे पढ़ा भी नहीं था. मेरा आंसर था सीधे वॉल्ट विटमैन. खत्म. इतना आसान था, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन था. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ पब्लो नेरूदा का भैया वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. अब हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन देख के आप हो जाएं परेशान, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. ऐसे एक आध क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे जहां पर आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं है. मैंने दोबारा बता दे रहा हूं इस बात को कि 8-10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहां पे आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं क्वेश्चन को लेकर, वरना फिर वो नेट का पेपर ही ऐसे कैसे काम चल जाएगा. वरना नेट वालों को उनको नींद नहीं आएगी, वो नस काट लेंगे, आसान बन गया उनसे तो ट्रॉमा में चले जाएंगे. खैर, पेब्लो नेरूदा के वर्क्स ये यहाँ पे दे रखे हैं. इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ऑप्शन नंबर 4. देखिएगा, नोट डाउन करिएगा, लिख लीजिएगा, और कुछ एक आध वर्क्स को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अरेंज द फॉलोइंग पोएम्स बाय डब्ल्यू. यार ये सब डब्ल्यू बीट्स के वर्क्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो यार तुम लोग. ऑप्शन नंबर 4 है इसका. ठीक है, इसमें कुछ नहीं बताना है मुझे. ठीक है, आसान था वो, मतलब समझ जाओ, कुछ नहीं है उसमें. अब डब्ल्यू बीट्स के वर्क नहीं पता तो फिर क्या पता है. मैच द फॉलोइंग के बारे में बात करते हैं. मनोहर मलगांवकर, चमन महल, रस्किन बॉन्ड, अरुण जोशी. मैच करिए इनके वर्क्स को. बहुत ही आसान है. मनोहर मलगांवकर, रंबल टंबल, दिस इज द रॉयल रंबल. ये आता था ना वो WWE में, ये गाना चलता था छोटे पे, मेरा भाई बड़ा वाइब करते थे इस पे. चलिए, मनोहर मलगांवकर ए का 3. अब देखो ए का 3 इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है. ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं चमन नहल के बारे में. चमन नहल, द वियर्ड डांस एंड अदर स्टोरीज के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, तो बी का हो गया हमारे पास 1, बी का 1, ए का 3, बी का 1. ये मिल गया आंसर. ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर. मैंने बोला कि ए का 3, बी का 1, ये दो मैंने ऑप्शन देखे, उसके अराउंड मैंने आंसर सेट कर दिया. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 45 हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है. सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट. बहुत ही आसान सा लाइन सुनी, दिल को खुशी हो गई, बढ़िया लगा. बाय दोज हु नेवर सक्सीड टू कंपेयर अ नेक्टर, कि भाई ये सक्सेस उन्हीं लोगों के थ्रू आसान बताई जाती है जिन्हें कभी सक्सेस मिली नहीं है. ठीक है, उनको क्या पता कि मैं कितनी रात जग कर मैंने पीपीटियां बनाई हैं. तुम लोगों को क्या है, तुम लोग तो बस व्यूज नहीं देते हो. तुम लोग बस व्यूज नहीं देते हो बस. ठीक है. मैं सब माफी चाहूंगा, ये सब मेरे अंदर से निकलता रहता है, मुझे माफ कर दो. ठीक है, ये मैं कुछ प्लान नहीं करता हूं, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे. यहाँ पे मोबाइल के फोन के कैमरे के सामने आती मेरे अंदर का एक्टर बाहर निकल आता है. चलो, ऑप्शन नंबर 3 एनी डिकिंसन. ठीक है, इनकी लिरिक पोएम है ये. बहुत आसान है, इसमें क्या बता सकता हूं मैं आपको अलग से कि यार ऐसा करके जाओ, वैसा करके जाओ. ओके, थैंक यू. तो ये मेरे पास 45 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको आज पढ़ाए. ओके, थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. जेन्युइनली बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर मेरे चैनल पे आप आते हैं, वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, एक आध कोई फन कमेंट करके चले जाते हैं. रोस्ट भी मुझे करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मैं आई एम वेरी मैं मतलब सह सकता हूं, मैं कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है. तो प्लीज गाइज, जोक्स अपार्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर इस सीरीज पे, ये जो हमने पीवाई की वाली सीरीज बनाई है, इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इसी तरह से कई सारे पेपर्स को कवर करूंगा. मैं व्हाई आई डू दिस स्टफ, आई जस्ट डू दिस स्टफ कि यार बीच में ना मोनोटोनस ना हो जाए, कोई भी चीज आप लोगों का टेंशन बना रहे और आप लोगों को मजे आते रहे. दैट्स व्हाई आई जस्ट डू दिस स्टफ. मैं वैसे जिंदगी में बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत ही सीधा साधा लड़का हूं. ओके, देन बाय, कूल, बाय. ओके, हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर.